हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम शियर स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि मेरे पास एक पेपर है। दिस इज सिंपली ए फोर शीट एंड आई एम अप्लाइंग ए डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, दिस बेसिकली a tensile force. It is trying to pull the paper apart, but the paper has enough strength to bear this tensile stress. Okay, now if I am trying to compress it just like this, of course you will not see any visible deformation in the paper, जो कि बेसिकली ये सजेस्ट करता है कि इस पेपर के पास sufficient compressive strength भी है। But if I try to apply the deforming force in different way, just like you can see here, is that I'm applying a deforming force and it is very easily teared apart, फट गया ये। So what happens here actually is that we applied a stress, a different kind of stress. Now अगर आपको जानना है कि ये स्ट्रेस कितना इम्पॉर्टेंट है, और एक और एग्जांपल से हम समझते हैं कि what I'm trying to tell you. Suppose I have a very solid book. You can see here the book is having an excellent strength. I am applying a force to pull it apart, but actually जैसा कि पेपर के साथ हो रहा था, मैं इसमें कोई डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। ऑल्दो आई एम अप्लाइंग ए डिफॉर्मिंग फोर्स, इसको हम बोल सकते हैं टेंसाइल फोर्स में अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इन द सेम वे इफ आई अप्लाई ए कंप्रेसिव फोर्स, ऑफ कोर्स द बुक इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सो इसमें मेरे कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करने के बाद भी कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। बट नाउ यू कैन सी द बुक, and if I simply apply a force parallel to the surface like this, you can see here कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं जब फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, जिस फिंगर से मैं पैरेलल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इस सरफेस के ऊपर पैरेलल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, यू कैन सी here what happening is that the pages of the papers slide past the page just below it. तो इसमें एक डिफॉर्मेशंस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, यू कैन सी here that a deformation is being produced while applying a force parallel to the surface of the book, and this deformation is what is called the shear stress. तो जो डिफॉर्मेशन हुआ, ये डिफॉर्मेशन जब हुआ तो इस डिफॉर्मेशन जब मैंने पैरेलल फोर्स अप्लाई किया तो इस फोर्स की वजह से एक डिफॉर्मेशन, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन हुआ। तो जैसे जैसे ये डिफॉर्मेशन हो रहा था, पेपर आर स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर, तो इस पेपर के पेजेस के बीच में एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा था। ठीक है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स जो है सो पेपर को स्लाइड करने से रोक रहा था, एंड अल्टीमेटली एन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज रिच्ड। और उस इक्विलिब्रियम कंडीशंस में जो रिस्टोरिंग फोर्स थे, जिसने पेपर को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने से मतलब एक रेजिस्टेंस लगा रहा था, वो रिस्टोरिंग फोर्स अब एक इक्विलिब्रियम पोजीशंस को अचीव कर लेता है। और ये जो स्ट्रेस इसमें डेवलप हुआ इस तरह के पैरेलल डिफॉर्मिंग फोर्स के लगाने के बाद, उसको हम लोग कहते हैं कि ये एक शेयरिंग स्ट्रेस हुआ। ठीक है, तो चलिए शेयरिंग, अगर मैं सबसे पहले तो ये बता दूँ आपको कि जो शेयर फोर्स क्या होते हैं, कि इट इज़ द फोर्स दैट एक्ट पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए मटेरियल। जैसा बुक में आप देख रहे थे कि हमने फोर्स कैसे अप्लाई किया, ये बुक है और हमने क्या किया, फोर्स इस सरफेस के पैरेलल अप्लाई किया। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि डिफॉर्मेशन जो है सो विजिबल हुआ आपको। तो ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया सरफेस के पैरेलल, दिस फोर्स इज कॉल्ड द shear force. ठीक है, सो इट एक्ट पैरेलल, इट इज अ फोर्स that act parallel to the cross sections of the material. ठीक है, मटेरियल के क्रॉस सेक्शंस के ये पैरेलल एक्ट करता है एंड टेंड्स टू causes the deformation. ये डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, जैसा कि बुक में आप देख रहे थे। बट पेपर में क्या हो रहा था कि जब आपने शेयर फोर्स अप्लाई किया तो फोर्सेस दो अपोजिट डायरेक्शन में था। अगर ये पेपर है, सपोज करो दिस इज अ पेपर, तो शेयर फोर्सेस एक इस डायरेक्शन में और एक इनवर्ड डायरेक्शंस में अप्लाई हो रहा था। तो पेपर के केस में जो था वो क्या कर रहा था कि इट कॉजेस द डिफॉर्मेशन। पेपर के केस में डिफॉर्मेशन नहीं कर रहा था, उसकी वजह से फेल्यूर हो रहा था। ठीक है, फेल्यूर हो गया मतलब क्या चीज़, वो फट गया, टीयर अपार्ट हो गया। सो इट इज़ अ फोर्स दैट एक्ट पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शंस ऑफ अ मटेरियल एंड टेंड टू कॉजेस डिफॉर्मेशंस और फेल्यूर।
फेल्यूर मतलब वो फट ही गया जो है सो, बाई स्लाइडिंग वन पार्ट ऑफ द मटेरियल रिलेटेड टू द अदर। तो आप समझ जाए कि जब भी आप शेयरिंग स्ट्रेस को डील कर रहे हो तो यू कैन कंसीडर कि जो मटेरियल है वो नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस का बना हुआ है, और वो क्रॉस सेक्शंस का ओरिएंटेशन ऐसा है कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल लग रहा है। ये है तरीका शेयरिंग स्ट्रेस के साथ डील करने का, ठीक है। जैसे बुक के केस में क्या हुआ कि मैंने फोर्स अप्लाई किया तो बुक का जो मतलब एक साइड था वो क्या हो गया, टिल्ट हो गया। तो टिल्ट हो गया तो ये जो डिफॉर्मेशन, देखो ओरिजिनल तो बुक ऐसे था, जब मैंने फोर्स एफ इधर अप्लाई किया तो ये क्या हो गया, बुक टिल्ट हो गया। ये जो है तो इसका जो मतलब ओरिएंटेशन जो बुक का हो गया वो ऐसा हो गया। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पेजेस आर स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। तो ये जो डिफॉर्मेशन डेल एक्स प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, दिस डिफॉर्मेशन डेल एक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस शेयरिंग फोर्स एफ, ठीक है। और अगर सपोज करो कि बुक का जो ओरिजिनल लेंथ था वो एल था, तो क्या होगा कि जो स्ट्रेस पैदा हो, स्ट्रेन पैदा हुआ, मतलब डिफॉर्मेशन जो पैदा हुआ बुक में, उसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि डिफॉर्मेशन क्या हो गया, तो डेल एक्स बाई एल, एंड दिस इज कॉल्ड द शेयरिंग स्ट्रेन। क्या कहलाया, शेयरिंग स्ट्रेन कहलाता है, ठीक है। तो शेयरिंग स्ट्रेन मतलब क्या चीज़ कि दिस इज द शेयरिंग स्ट्रेन कहलाया, ठीक है। अगर उसको सिंपली अगर एक चीज़ और देख लो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दो पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि जो डिफॉर्मेशन क्या हुआ उसको हमने शेयरिंग स्ट्रेन से डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन अगर बुक का जो सरफेस एरिया था, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर बुक का ए था तो हम लोग शेयरिंग स्ट्रेस क्या लिखेंगे, कि शेयरिंग स्ट्रेस जो होगा, स्ट्रेस क्या होगा, तो जो इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस में अप्लाइडेड फोर्स के बराबर हो जाता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द स्ट्रेस। तो यहाँ जो शेयरिंग स्ट्रेस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, एफ बाई ए कहलाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा इलैबोरेट करके और समझने की कोशिश करते हैं। ये तो बुक्स में भी ये चीज़ काफ़ी मतलब मेंशन है, शेयरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया है कि मैंने एक सिलेंडर लिया हुआ है, ठीक है, एंड दिस सिलेंडर इज मेड अप ऑफ एन लॉट्स ऑफ क्रॉस सेक्शंस। ऑफ कोर्स कोई भी मटेरियल जो होता है वो लॉट्स ऑफ क्रॉस सेक्शन से बना हुआ आप एज्यूम कर सकते हो। तो आई हैव टेकन ए सिलेंडर विच इज स्ट्रक टू द ग्राउंड। ये जो सिलेंडर है वो ग्राउंड के साथ फिक्स्ड कर दिया गया है, ठीक है। तो इट इज स्ट्रक टू द ग्राउंड, और मैं इस सिलेंडर पे देखो तो इसके सरफेस, टॉप सरफेस के पैरेलल एक फोर्स क्या कर रहा हूँ, एफ अप्लाई कर रहा हूँ। सो दिस एफ विल बी ए शेयरिंग फोर्स। तो हो क्या रहा है कि चीज़ कि जब मैं फोर्स एफ अप्लाई किया तो इसके जो क्रॉस सेक्शंस है, ये जो क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हो डिफरेंट, ये क्रॉस सेक्शन इस फोर्स की वजह से क्या होंगे, तो ये स्लाइड करेंगे, ठीक है। और जब स्लाइड करेंगे तो बॉडी में, जैसे कि बुक में आप देख रहे थे, बॉडी में डिफॉर्मेशंस कुछ ऐसा होगा, ठीक है। एक सरफेस दूसरे क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर, दिस स्लाइड पास्ट द क्रॉस सेक्शनल एरिया जस्ट बिलो इट। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इस पर फोर्स लगा, तो ये क्या हुआ, इस फोर्स की इन्फ्लुएंस में अपने लोअर वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेफरेंस में स्लाइड किया, ठीक है। उसी तरह से जो ये बीच वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो अपने लोअर वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेफरेंस में स्लाइड हुआ। सो लेयर्स आर स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। तो ये जो फोर्स एफ है, जो शेयरिंग फोर्स है, इस फोर्स के लगने की वजह से क्या हो रहा है कि लेयर क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाई डज द स्लाइडिंग स्टॉप, क्योंकि भाई स्ट्रेस हम जानना चाह रहे हैं, और स्ट्रेस हमेशा मटेरियल के अंदर पैदा हो रहा है। बाहर तो मैं डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और स्ट्रेस मटेरियल के अंदर पैदा हो रहा है। और हमने कहा भी है कि व्हाट इज स्ट्रेस, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो बताओ कि जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये जो स्लाइडिंग हो रहा था एक लेयर का दूसरे के ऊपर, वो रुक क्यों गया, क्या रीज़न थे उसके रुकने के पीछे। तो अगर आपको इस बात को समझना है तो थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा कि दो मतलब कंसेक्यूटिव लेयर के बीच में आखिर हो क्या रहा है, कि रुका क्यों है, कि स्लाइड करता चला जाता जो है सब। तो हो क्या रहा है कि जैसे मान लो ये दो लेयर से मैंने टॉप लेयर ले लिया, ठीक है, और जस्ट राइट बिलो द टॉप लेयर दूसरा लेयर ये है। तो क्या होगा, जब इस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये इधर की ओर भागेगा, और जैसे ही वो इधर की ओर भागेगा तो क्या होगा कि इन दो लेयर के बीच में क्या काम कर रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा है। इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो क्या करेगा, ये जो सरफेस है, द सरफेस जस्ट राइट बिलो द टॉप सरफेस, ये इसके इन दोनों के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो इस लेयर को
ठीक है, इस लेयर को आगे जाने से रोकेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, इट इज ये क्या करेगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या डायरेक्शन किधर की होगा, जो सबसे बड़ी बात हो जाती है कि चलो ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है, इन दोनों लेयर के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या कर रहे हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टॉप लेयर पे, ताकि टॉप लेयर जो है सो हमेशा स्लाइडिंग करता ना रह जाए, एक इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अचीव करे। तो जो ये जो लेयर है, द लेयर जस्ट राइट बिलो द टॉप लेयर, इट विल ट्राई टू अप्लाई अ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड द रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो इस रिस्टोरिंग फोर्स जो कि इंटरमोलिकुलर नेचर का फोर्स है, इसी की वजह से ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो स्लाइडिंग है सर, ये सब क्या हुआ, रुक गया। तो कहने का मतलब जैसे जैसे ये प्लेट इधर की ओर स्लाइड करेगा वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो एक ऐसा स्टेज आएगा जब क्या होगा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर है, दिस रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर विल बी इक्वल टू एफ। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आ पाएगा तो फिर क्या होगा, ये स्लाइड ये हट करके ये जो सेक्शन ये फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा मतलब ये जो सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, वो अपना इससे अलग हो जाएगा, डिफॉर्म मतलब कंप्लीटली फेल हो गया। ये जो क्रॉस सेक्शन है इस फोर्स की वजह से अलग हो गया, क्योंकि जो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होना चाहिए था इस एक्सटर्नल फोर्स के रेफरेंस में, वो उतना था ही नहीं कि इस स्लाइडिंग को रोक पाता। तो ऑब्वियस कि ये पार्ट जो है सो इससे अलग हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसको कहते हैं फेल हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फेल हो गया, डिफॉर्मेशन सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स आया, ठीक है, तो इसीलिए शेयरिंग स्ट्रेस को हम लोग डिफाइन करते हैं एफ आर बाई ए। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज डेवलप्ड between the consecutive layer divided by the area of the cross section। ये जो क्रॉस सेक्शन है जिस पे मैंने फोर्स लगाया हुआ है उसका एरिया क्या है, वो कहलाता है क्या चीज़, शेयरिंग स्ट्रेस कहलाता है। तो अब बात समझ में आ गई कि शेयरिंग स्ट्रेस जो कि मटेरियल के अंदर डेवलप हुआ और इस तरह के शेयर फोर्स लगने की वजह से, जो फोर्स क्या है पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन से लगने की वजह से वो क्या होता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव करता है और शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ आर बाई ए। और यही जो अगर मान लो कि इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हुआ, इस स्ट्रेस को अगर ये मटेरियल बेयर नहीं कर पाएगा तो इट विल टीयर अपार्ट, मतलब एक जो सरफेस है वो बाहर निकल जाएगा। ऐसा ही कुछ हमारे पेपर के केस में होता है। जब हम उसको फाड़ रहे थे तो क्या हो रहा था कि उसके अंदर एक शेयर स्ट्रेस डेवलप हुआ, हमारा एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, जो एक फोर्स इधर की ओर लगा रहे थे और हम एक फोर्स इधर की ओर लगा रहे थे पेपर को फाड़ने के लिए, तो उसके अंदर एक शेयर स्ट्रेस डेवलप हुआ। अगर उस मटेरियल को का स्ट्रेंथ ऐसा है कि उस स्ट्रेस को वो सस्टेन नहीं कर पाया तो वो फट गया। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ गई, एफ आर बाई ए, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। और चूंकि एफ आर जो हो जाता है वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में एक्सटर्नल फोर्स एफ के बराबर हो जाता है, दैट्स व्हाई यू कैन राइट इट एज एफ बाई ए, वेयर एफ इज द फोर्स अप्लाइड इन द पैरेलल डायरेक्शंस। अब बात आ जाती है कि भाई शेयर फोर्स तो आपने, शेयर स्ट्रेस तो आपने समझ लिया, शेयर फोर्स भी समझ लिया, अब बताओ डिफॉर्मेशन कैसे मेजर करोगे, हाउ कैन यू मेजर द डिफॉर्मेशन इन द केस ऑफ शेयर स्ट्रेस। तो देखो क्या हुआ कि जब ये प्लेन्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हुए तो ओरिएंटेशन सिलेंडर का ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये जो अब देखो तो ये पैरेलल पोजीशंस पे ये ऐसा इसके अलॉन्ग, इस लाइन के अलॉन्ग प्लेन्स अलाइन थे, अब ऐसे हो गए, तो ये जो डिफॉर्मेशन हुआ वो डेलेक्स हुआ। लेकिन अगर आप देखो तो जितने भी प्लेन्स हैं, जितने भी क्रॉस सेक्शन है, जैसे ये क्रॉस सेक्शन है या ये क्रॉस सेक्शन है, ये अलग अलग लेंथ से स्लाइड किए बॉटम के रिस्पेक्ट में, या वैसे भी अगर आप देखो तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो लेयर्स हैं वो अलग अलग लेंथ से स्लाइड करते हैं। तो इसीलिए डिफॉर्मेशन को मेजर करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो स्लाइडिंग पर यूनिट डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव लेयर, एंड दैट्स वाई देखो तो ये जो डेलेक्स है, डेलेक्स स्लाइडिंग जब होता है कब, जब दो क्रॉस सेक्शनल प्लेन के बीच में डिस्टेंस कितना का है, एल का है। ठीक है, तो क्रॉस जब दो मतलब टॉप प्लेन है, ठीक है, ये टॉप प्लेन है, तो टॉप प्लेन और बॉटम प्लेन, जैसे ये मान लो ये बॉटम प्लेन है, तो टॉप प्लेन और बॉटम प्लेन के बीच में जो टोटल डिफॉर्मेशन है वो डेलेक्स का है। अगर ये वाला प्लेन ले लेते हो
ठीक है। इस प्लेन और टॉप प्लेन के बीच में डिफॉर्मेशन फिर क्या होगा, अलग अमाउंट का होगा, ये होगा, दिस विल बी समवट डिफरेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि हम सीधे कहते हैं क्या चीज़ है कि जो टॉप प्लेन और बॉटम प्लेन के बीच में डेल एक्स डिफॉर्मेशन हुआ, कितना हुआ, डेल एक्स डिफॉर्मेशन हुआ, जब इनके बीच का सेपरेशन क्या था, एल लेंथ था। तो जब यूनिट सेपरेशन होगा, मतलब दो लेयर के बीच में जब यूनिट सेपरेशन होगा तो डिफॉर्मेशन कितना होगा, डेल एक्स बाई एल। एंड इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन, डेल एक्स बाई एल इज कॉल्ड द शेयरिंग स्ट्रेन। तो देखो यहाँ से अगर मान लो कि ये थीटा एंगल स्लाइड कर गया, ठीक है, मतलब कहने का मतलब नॉर्मल पोजीशन से ये सिलेंडर थीटा एंगल पे अलाइंड हो गया, ठीक है, तो हम लोग इसको डेल एक्स बाई एल को क्या लिख सकते हैं, इट इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, तो टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा क्या हो गया, टेन थीटा। सो कहने का मतलब क्या हो गया कि इसको शेयरिंग एंगल बोलते हैं, थीटा इज कॉल्ड द शेयरिंग एंगल। तो जैसे कि नेल कटर वगैरह आप यूज़ करते हो पेपर के फाड़ने का, या सीजर जो कटिंग समथिंग, सीजर का जो इस्तेमाल करते हो, यहाँ आप क्या कर रहे हो, यहाँ आपके द्वारा जो सीजर के द्वारा जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो एक्चुअली में क्या कर रहा है कि शेयरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है जिस मटेरियल को आप काट रहे हो, ठीक है। और आपको पता है कि जो शेयरिंग स्ट्रेस होता है वो कितना होता है, फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उसके सरफेस पे, तो आपका जो सीजर का जो ब्लेड होता है वो इतना पतला होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एरिया की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि सारा का सारा फोर्स जो आप अप्लाई करते हो वो शेयरिंग, बहुत ज़्यादा शेयरिंग स्ट्रेस उसमें प्रोड्यूस करता है। एंड दैट्स वाई यू विल बी एबल टू कट ए पीस ऑफ पेपर विथ सीजर, ठीक है। या फिर जो मैं पेपर को फाड़ रहा था उसके पीछे क्या रीज़न था, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो जो भी फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स आप अप्लाई करते हो, एक लार्ज अमाउंट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस ने उस मटेरियल के अंदर डेवलप हो जाता है और उस स्ट्रेस को वो बियर नहीं कर पाता है, दैट्स व्हाई इट विल टियर अपार्ट। सेम हैपेंस इन द नेल विथ नेल कटर। जब आप नेल कटर से काटते हो तो वहाँ की उस केसेस में जो आपके नेल के ऊपर जो आपको अप्लाई होता है डिफॉर्मिंग फोर्स, आपका क्या हो रहा है, आप दबा रहे हो, मतलब आप जो फोर्स लेन कटर को दबा करके जो आप फोर्स ट्रांसफ़र कर रहे हो ना, यहाँ पे स्ट्रेस के रूप में ट्रांसफ़र हो रहा है। और चूँकि नील कटर का जो वो होता है, ब्लेड होता है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, तो बहुत छोटे से एरिया पे वो फोर्स अप्लाई होता है। और जब वो बहुत छोटा से एरिया में फोर्स अप्लाई होगा तो एरिया छोटा होगा तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, और स्ट्रेस को बियर अगर नहीं कर पाएगा आपका नेल टिश्यू तो वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाएगा, वो कट जाएगा। तो यही है शियर स्ट्रेस। तो कभी भी कोई बिल्डिंग, कोई ब्रिज जब डिज़ाइन किया जाता है तो केवल कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस को ध्यान में रख के नहीं किया जाता है। कंप्रेसिव या टेंसाइल स्ट्रेस में हो क्या रहा है, अगर इस सिलेंडर पे तुम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, ठीक है, तो ये कंप्रेस होगा, और ये कंप्रेस होगा तो इनके लेयर्स क्या हो जाएंगे, और नज़दीक आने की कोशिश करेंगे। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर डेवलप होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया डेवलप होगा। बोथ इन द केस ऑफ कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है परपेंडिकुलर डेवलप हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो रहा है, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया डेवलप हो रहा है। तो ये अंतर है शेयरिंग स्ट्रेस में और कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस में जो है सो। और कोई भी बिल्डिंग मटेरियल, कुछ भी जब ब्रिज बनते हैं तो हम इन तीनों पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके ही चीज़ें बनती है जो है सो। अगर आपने किसी एक पैरामीटर को मिस किया और वो कंडीशंस अगर आपके डिज़ाइन वैल्यू से अलग हो गया तो ब्रिज डैमेज हो सकता है। बहुत सारे केसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ मटेरियल डैमेज हो सकता है। सो दिस इज़ व्हाट द बेसिक डिफिनेशंस ऑफ शियर स्ट्रेस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल्स एंड give your feedback in the comment box. Thank you